टैलेंट मिनी कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर विकास गौतम, इकोनॉमिक्स का टीचर। तो मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास 12th पढ़ाऊंगा। क्लास 12th में हम इकोनॉमिक्स के अंदर किन किन चैप्टरों को पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें जानना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले, और हम कौन कौन सी किताब पढ़ेंगे ये सारी जानकारी आज की क्लास में हम लेंगे। ठीक है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि हम आज ही बहुत सारे टॉपिक आज ही पढ़ने स्टार्ट कर दें और आज ही कोर्स खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होता, हमें धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए ताकि आपके बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक आ सकें। तो पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि क्लास 12th में जो कितनी किताबें हैं और उनमें कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 12वीं क्लास में आप 2 किताब पढ़ेंगे। 2 किताब, जिसमें एक किताब है समष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले एक किताब समष्टि अर्थशास्त्र है और दूसरी किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र जो किताब है वो सबसे पहले पढ़ाऊंगा। तो मैं उसी के चैप्टर आपको बताता हूं। तो उसके अंदर जो है वो 12 चैप्टर हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, जिसके नाम मैं आपको सबसे पहले नाम बताता हूं। सबसे पहला नाम है इसमें भूमिका। फर्स्ट चैप्टर का नाम जो है इसमें वो है भूमिका। भूमिका मतलब इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। नंबर दूसरा जो चैप्टर है इसके अंदर वह है समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणाएं। फिर तीसरा जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसका नाम है राष्ट्रीय आय। फिर जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की विधियां। इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। उसके बाद में आता है नंबर 5 चैप्टर, उसका नाम है मुद्रा। नंबर जो 6 चैप्टर है उसका नाम है बैंकिंग। 6 के बाद आता है 7, जिसका नाम है समग्र मांग और समग्र पूर्ति। उसके बाद में है 8 चैप्टर, 8वां चैप्टर, जिसका नाम है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। उसके बाद है 9वां चैप्टर यानी कि 9 चैप्टर, जिसका नाम है न्यून मांग और अधिक मांग की समस्याएं। उसके बाद में आता है आपका 10वां चैप्टर, वह है सरकारी बजट। उसके बाद में आता है आपका 11वां चैप्टर, जिसका नाम है विदेशी विनिमय दर। और उसके बाद जो आता है वो आता है भुगतान शेष, यानी कि 12वां चैप्टर लास्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें जिस किताब को हम पढ़ने जा रहे हैं उस किताब के बारे में हमें यही नहीं पता कि कितने चैप्टर हैं, और कोई हमसे यही चीज पूछ ले तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले आप सभी जने जान लीजिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र, और जिसके अंदर है कुल मिलाकर 12 चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले जिस किताब को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका हम सेंस समझ लेते हैं, उसका हम अर्थ समझ लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले तो अर्थशास्त्रियों ने किताब को यानी कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है। एक तो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा जो है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र ये वही किताब है जो आपने 11th क्लास में ही पढ़ी है, और समष्टि अर्थशास्त्र वो किताब है जो अब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर व्यष्टि और समष्टि, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी 11th क्लास का मतलब आप सबको पता ही है, मैंने पहले ही पढ़ा है। तो चलो मैं आपको आगे कोर्स स्टार्ट कराऊं इससे पहले मैं ये चीज आपको समझा देता हूं। व्यष्टि मीन्स होता है छोटा अर्थशास्त्र, समष्टि मीन्स होता है बड़ा अर्थशास्त्र। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? व्यष्टि का मतलब होता है छोटा अर्थशास्त्र। दोबारा बताता हूं, व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा अर्थशास्त्र, समष्टि का अर्थ होता है बड़ा अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि दोनों ग्रीक भाषा से लिए गए शब्द हैं। उदाहरण मैं आपको समझाता हूं ताकि आप आसानी से डिफरेंस कर सकें। अगर हम ये कहते हैं कि इस फर्म के अंदर इस चीज का उत्पादन किया जाता है, एक कोई फर्म है दिल्ली के अंदर जिसमें हम कहते हैं कि इसमें इस चीज का उत्पादन किया जाता है, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है। पर समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? इसका उदाहरण समष्टि अर्थशास्त्र होती है संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जो पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। जैसे कि मुद्रा चैप्टर आपको भी मैंने बताया, मुद्रा कभी किसी स्टेट से नहीं जुड़ी, मुद्रा पूरे के पूरे देश से, विश्व से जुड़ी हुई है। हम जिन चीजों का अध्ययन हम बड़े लेवल पे करते हैं, जो कि पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, जो टॉपिक,
वो कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, समष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक है, जैसे कि गरीबी, ये समष्टि अर्थशास्त्र है। जो बड़े स्तर पर जिन चीजों का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। बात आती है कि समष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र वह शास्त्र होता है जिसमें संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दोबारा से सुने, समष्टि अर्थशास्त्र वह शास्त्र होता है जिसमें संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। किन का अध्ययन? संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का। जैसे कि अभी आपने क्लास 12th के मैंने भी आपको बहुत सारे चैप्टर बताए। अगर आपसे कहता है कि समष्टि को 2 उदाहरण बताइए, तो आप किसी भी चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, पहले वाले चैप्टर को छोड़कर। सबसे आसान तो जो चैप्टर आते हैं, जो लिखते हैं बच्चे मोस्टली, राष्ट्रीय आय, मुद्रा और बैंकिंग। बैंकिंग आपको पता है, बैंकिंग किसी छोटे स्तर से नहीं जुड़ा हुआ, बैंकिंग बहुत बड़े लेवल से है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्लास 12 का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर में करेंगे 5 स्टार्ट। 5 यानी कि मुद्रा। मुद्रा यानी कि मनी। हर व्यक्ति इसके बारे में जानता है और आप सभी बच्चे भी जानते होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं शुरुआत वाले चैप्टर इस कारण से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो न्यूमेरिकल से, हो सकता है बहुत सारे बच्चों का आज किताब ना हो, तो मैं अगर न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए उनको कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है यानी कि मुद्रा। मुद्रा यानी कि मनी। मुद्रा जो है यानी कि पैसा यानी मुद्रा, वो शुरुआत से ही, यानी मुद्रा का एक प्राचीन काल है। मुद्रा जो बनाते हैं, मुद्रा जो बनाई जाती है, आप सभी को पता है कि 2 रुपए से लेकर और 2000 रुपए तक का कोई भी नोट उठा लीजिए, उसके ऊपर लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप देख लीजिए, आपके पास पैसे होंगे, मुद्रा होगी, आप उस पर देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यानी आरबीआई जो है वो 2 रुपए से 2000 रुपए तक के नोट जारी करती है। परंतु आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, फिर 1 रुपए का नोट कौन बनाता है? सभी प्रकार के सिक्के और 1 रुपए का नोट, सभी प्रकार के सिक्के, चाहे वो 5 का हो, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो 2 का हो, सभी प्रकार के सिक्के और 1 रुपए का जो नोट है वो भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। अब नोट जो है 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का जो नोट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुरुआत से ही था। आप सभी को पता है कि हमारा जो प्राचीन काल है बहुत पुराना है और बहुत पुराने समय में हमारे देश के अंदर वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी। कौन सी प्रणाली? वस्तु विनिमय प्रणाली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु, सबको पता वस्तु क्या है? विनिमय मीन्स होता है लेन देन और प्रणाली मतलब मेथड। वस्तु विनिमय प्रणाली, आसान शब्दों में मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा। वस्तु विनिमय प्रणाली वह होती है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन किया जाता है। तो प्राचीन काल में मुद्रा तो थी नहीं, तो उस समय लोग वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन करते थे। कैसे करते थे? जैसे कि 1 कटोरी चावल दे दिए और 1 कटोरी गेहूं ले लिए। उस समय लोगों को यही नहीं पता था कि 1 कटोरी गेहूं की कीमत क्या है, 1 कटोरी चावल की कीमत क्या है, चीनी की क्या कीमत है, किसी चीज की क्या कीमत है, उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो सबसे पहले तो उस समय जब वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी तो उस समय लोग अनुमान के आधार पर लेन देन करते थे और जो वस्तु के बदले जो वस्तु का लेन देन किया जाता है हम उसी को हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद में मुद्रा आई और मुद्रा ने बहुत सारी चीजों को आसान कर दिया। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या चीज है। मैं दोबारा से आपको समझाता हूं, दोबारा से आप सुनिए। वस्तु विनिमय प्रणाली वह होती है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय किया जाता है, यानी वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मैं समझ चुका हूंगा कि आपको वस्तु विनिमय प्रणाली की जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। क्योंकि देखो, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना तो यार देखो 2 तरीके होते हैं। आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, कुछ बनने के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप यहां पर सीखना चाहते हैं
तो ज्यादा जरूरी ये है कि अब किसी भी टॉपिक के बारे में अगर मैं आपको जरा सा भी हाईलाइट करूं, वो चीज आपके माइंड में चली जाए। अब मैं फटाफट मैं मुद्रा चैप्टर खत्म कर दूं, आपको आए कुछ भी नहीं, उसका पढ़ने का भी क्या फायदा हुआ। वो तो एक सेटिस्फेक्शन हो गई कि आपने हाँ उस चैप्टर को पढ़ लिया। तो सबसे पहले मैं आपको यही चीज बता देता हूं कि मेरी अगली जो क्लास है आज से 24 घंटे बाद होने वाली है, और आप सभी को समझ गए होंगे कि मेरी जो अगली क्लास है वो वस्तु विनय प्रणाली के टॉपिक के ऊपर ही होने वाली डिटेल में। तो जितना टाइम अभी हो रहा है, मेरी अगली वीडियो 24 घंटे बाद अपलोड होगी, ठीक है। और सही बच्चों को मेरी तरफ से मैं यही चाहता हूं कि सब बच्चे घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस जैसी एक महामारी, बहुत बड़ी बीमारी जिसका इलाज पूरे विश्व में भी किसी के पास भी नहीं बना है। तो आप सभी जने घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई की कोई भी चिंता ना करें। मेरी तरफ से आपको ऑनलाइन क्लास दी जा रही है जिसकी कोई भी फीस नहीं है। आप इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने क्लासमेट के जो और भी बच्चे हैं, टीचरों को भी शेयर कर देना, सभी को शेयर कर देना, पूरे के पूरे सब जगह, जिससे कि इस वीडियो का और आने वाली क्लास का भी लोग फायदा उठा सके, ठीक है। क्लास टेस्ट में जितने बच्चे आ रहे हैं उन सबको उसका फायदा मिल सके, ठीक है। मेरी तरफ से सभी को गुड बाय।